दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फ्रेंड्स आपका लेडी कांस्टेबल, बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए डिमांड कर रहे थे। तो आज से आपका लेडी कांस्टेबल, बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और होम गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें टोटल 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से शुरू किए हैं प्रैक्टिस सेट। ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो इस वीडियो का पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, जो आपका बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड है, उसका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा जो इसी टाइप का रहेगा फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं कि एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून, यानी 100 ग्राम खून में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है एक वयस्क पुरुष में। तो सवाल नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। तो आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है तो किसमें होता है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मांसाहारियों में आहार नाल सामान्यतः क्या होता है? बड़ा होता है। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मांसाहारी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है आपका कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए, गाय का जो पीला रंग होता है फ्रेंड्स, वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि गाय का दूध सफ़ेद किसके कारण होता है, दूध में सफ़ेदी किसके कारण होता है, तो केसिन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब गाय का दूध पीलापन होने लगता है तो समझिए इसमें कैरोटीन की मात्रा आ जाता है। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरोटीन। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। बीजों को अच्छी तरह प्ररक्षित रखा जा सकता है, यानी सुरक्षित किस तरह से बीजों को रखा जा सकता है फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीज को अच्छी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। सवाल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हार्मोन उपयोगी है। तो देखिए, हार्मोन है जो आपका उपयोगी किसमें है? तो उपापचयी क्रिया के लिए हार्मोन आपका है जो उपयोगी है। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है फ्रेंड्स कि एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में आपका जो तापक्रम का मात्रक होता है वो केल्विन होता है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। एक एएमयू, ठीक है, प्रमाणिक द्रव्यमान इकाई समतुल्य होता है, जिसे एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 आपका है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि, तो क्या होगा? तो सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताकि अस्तित्व में वृद्धि हो सके। ठीक है, इसलिए पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति झुका रहता है। तो इसका जो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थायित्व में वृद्धि हो सके। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसी टाइप का प्रश्न है जो आपका लेडी कांस्टेबल और बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। मैं प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए अगला सवाल है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह किस पे कार्य करता है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसलिए खिलाड़ी जब कैच लेता है तो हाथ पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसे चोट न लगे। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। सवाल नंबर 10 को देखें कि एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होने पर पंखे पर दाब क्या होगा? तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा का चाल में वृद्धि होने पर क्या होता है? पंखे पर दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। 3 प्राथमिक रंग कौन है? तो कौन कौन होगा फ्रेंड्स? इसका एक मैं ट्रिक बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलिएगा। इसका ट्रिक याद रखिएगा फ्रेंड्स, न हला। ठीक है, यही है जो आपका प्राथमिक रंग। न से नीला, ह से हरा और ल से लाल। तो देखिए इसमें कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नहला याद रखिएगा, न से नीला, ह से हरा और ल से लाल, यही 3 रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखें। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? तो सवाल नंबर
12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत नरम होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग ही आपका पेंसिल में किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 13 का देखें। सवाल नंबर 13 है, निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है? निर्जलीकरण है डिहाइड्रेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसमें पानी की मात्रा कम जाती है। तो सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, निर्जलीकरण में कौन सा वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? तो कैल्शियम सल्फेट घट जाती है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो एक वयस्क के शरीर में कितना मात्रा होती है? तो करीब 5 से 6 लीटर खून की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है, पादपों में खाली स्थान होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, सेलुलोज। पादप यानी पेड़ पौधे में सेलुलोज पाया जाता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, सेलुलोज है जो पशुओं में नहीं होता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है कि 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिसमें 25 सेकेंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर हो जाता है। त्वरण और बल के मान में क्या होगा? तो सवाल नंबर इसका थी फ्रेंड्स आपका नॉमेरिकल टाइप का है, इसको हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है आपका कि वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध है। तो इसका फार्मूला क्या होता है फिर सही दिया हुआ है। तो इसके बारे में 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, v² = u² + 2as होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है लेडी कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड में। सवाल नंबर 18 को देखिए, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो प्रकाश है जो कण व तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं कि 0 डिग्री तापमान की 1 किग्रा बर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किग्रा पानी के साथ मिला दी जाती है, परिणामी तापमान होगा। तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 डिग्री से कम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 आपका कि जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नीला है जो क्या होता है? सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं कि देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 55 में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर महत्व दिया गया था फ्रेंड्स? तो मेरे ख्याल से इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न संतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया गया था, यानी कि कृषि क्षेत्र पर इसमें आपको ज़्यादा जोर दिया गया था। तो सवाल नंबर 21 का है जो यही हो जाएगा फ्रेंड्स, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया गया था, कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। जबकि आपका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था उसमें औद्योगिकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो ये ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपका है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया जाता है? देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया जाता है? तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार को बनाकर किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 आपका है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिच्छवी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 देखिए क्या है, विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर ऑप्शन 16% हो जाएगा फ्रेंड्स कि विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 16% है। सवाल नंबर 25 को देखिए, वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 की बात पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 2001 में आपको लगभग इतना था। ठीक है, आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ 82 करोड़ के लगभग 82 करोड़ 87 लाख। ठीक है,
82 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,78,796। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2001 के बारे में पूछा जाए तो उस समय इतना था। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे। तो सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिजन हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाजी निम्नलिखित किसकी जड़ तक पहुँचे थे, तो हरिजन के जड़ तक पहुँचे थे। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। तो ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध, ठीक है, निम्न जातियों के हित के लिए यानी निम्न जाति के हित के लिए सर्वप्रथम किया गया आंदोलन कौन था। तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सत्य शोधक समाज। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए, सवाल नंबर 28 है कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्यों निलंबित किए थे फ्रेंड्स। तो जो सवाल नंबर 28 है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यह एक हिंसात्मक हो चुका था क्योंकि उसी समय चौरा चोरी का कांड हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, इसी चौरा चोरी कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। तो सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। ठीक है, इनका संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में संस्थापक किसे, ए ओ ह्यूम को माना जाता है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो सवाल नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 30 है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह। सवाल नंबर 31 है कि निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है। तो केन्या की राजधानी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैरोबी। ठीक है, नैरोबी है जो केन्या की राजधानी है। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। तो 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। सवाल नंबर 33 है कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया को द्वीपों वाला देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में होता है। तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में किसे जाना जाता है, इंडोनेशिया को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 34 है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। सिंपल सा सवाल है फ्रेंड्स, सबको इसका जवाब पता होना चाहिए। तो दिल्ली शहर जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया में स्थित है। 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं। अंतिम से पूर्व का रहा है फ्रेंड्स। तो 24वां कौन थे, आपका महावीर भगवान थे। देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार हुए थे। कितना, 24 तीर्थकर हुए थे। ठीक है, और जो जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो ऋषभ देव को माना जाता है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर भगवान। ये प्रश्न पूछा जाता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे, और वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर थे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं। सवाल नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्श्वनाथ होगा। 24वें तीर्थकर कौन थे फ्रेंड्स, तो आपका महावीर भगवान थे। उनसे पहले कौन थे, तो पार्श्वनाथ। चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। तो सवाल नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कल्हण की राजतरंगिणी। ठीक है फ्रेंड्स, ये पुस्तक का नाम है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण है। इसी के अनुसार से कहा जाता है, इसी स्रोत से कहा जाता है कि श्रीनगर शहर को किसने बनाया था, तो अशोक ने बनाया था। तो सवाल नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 38 को देखते हैं, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था फ्रेंड्स, वही पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। तो देखिए गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायाधीश प्राधिकार किसके पास था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा के पास था। सवाल नंबर 40 को देखते हैं कि अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं।
देखिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, तो सवाल नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजमनामा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आपका महाभारत का फारसी में जो अनुवाद हुआ था उसे क्या कहा जाता है, तो रजमनामा कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। सवाल नंबर 41 आपका है कि कृषि की शुरुआत संभवतः हुई है, कब हुई है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई थी। सवाल नंबर 42 को देखिए कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो सवाल नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम में आपको लेप्चा जनजाति निवास करती है। सवाल नंबर 43 को देखें। सवाल नंबर 43 है कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है, तो जो सवाल नंबर 43 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमेजन। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। ठीक है, ये विश्व में सबसे चौड़ी नदी भी है, तो आकार के हिसाब से आपका अमेजन नदी हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 44 को देखते हैं कि निम्न में से किस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की, तो सवाल नंबर 44 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवन चक्र। ठीक है, जिसे वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर अब 45 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर आपका 45 ये रहा कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ हुई थी महावीर भगवान की मृत्यु, तो सवाल नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पावापुरी में, और इन्होंने अंतिम उपदेश भी पावापुरी में दिए थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 फरवरी को प्रत्येक साल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 47 को देखिए, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला बिहार का कौन सा है, गेस करें। सवाल नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेखपुरा। सवाल नंबर 48 को देखें कि प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है, किसने लिखी है, तो सवाल नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन चंद्रबाबू नायडू ने। याद रखिएगा, प्लेन स्पीकिंग शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एन चंद्रबाबू नायडू है। सवाल नंबर 49 को देखें। सवाल नंबर 49 है कि USPGA टूर्नामेंट के अर्हता रखने वाले निम्न में से कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं। सवाल नंबर 39 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जुन अटवाल। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो सवाल नंबर 50 का जो राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर APJ अबुल कलाम है जो प्रथम बार सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किए थे। ठीक है, तो भारत के कौन से राष्ट्रपति है जो प्रथम बार आपको सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किए थे, तो डॉक्टर APJ अबुल कलाम ने दौरा किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 50 क्वेश्चन था फ्रेंड्स समान अध्ययन से, ये प्रैक्टिस सेट लेडी कांस्टेबल स्पेशल उनके लिए, और फ्रेंड्स जो आपका फॉरेस्ट गार्ड है उनके लिए था, उन लोगों का क्वेश्चन का लेवल इसी तरह का रहेगा, तो उनके लिए भी मैं फ्रेंड्स अभी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रखूँगा प्रत्येक दिन। लेडी कांस्टेबल, बिहार पुलिस लेडीज़ कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए इसी तरह से मैं प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।